हेलो एवरीवन दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम लोग इंडस्ट्रीज टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक को मैंने अपने स्टैटिक जीके के शेड्यूल में ग्रीन में मार्क कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ जो ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्रीज चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बता दें, जो अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन के लिए इसको आप पढ़ रहे हो तो इसके लिए कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यानी कि एनसीईआरटी, एनआईओएस और कुछ करंट अफेयर्स के पार्ट। देखो, इसमें 70% जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है और आप जो अभी मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाओगे ना, उसमें 70% कंटेंट डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, इसके अलावा 30% कंटेंट जो है वो एनआईओएस में मेंशन्ड है और कुछ करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स हैं जो आपको जानने चाहिए। जो रिसेंट बजटरी प्रोविजंस हुए हैं इंडस्ट्रीज को लेके, वो भी आपको समझना है। तो चलिए सबसे पहले इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ समझते हैं और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। देखो, क्लासिफिकेशन की बात करें ना इंडस्ट्रीज की, ठीक है, तो इसका कोई एक डेफिनेट क्लासिफिकेशन नहीं है। वो डिपेंड करता है जो वो किस प्रकार की इंडस्ट्रीज है। जैसे अगर आप रॉ मटेरियल्स के सोर्स की बात करें तो कुछ प्लांट बेस्ड होते हैं जिसको हम लोग एग्रो बेस्ड कहते हैं और कुछ मिनरल बेस्ड होते हैं। प्लांट बेस्ड में कौन सा, तो कॉटन जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह लो, वुलन, जूट, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। ठीक है, और मिनरल बेस्ड की बात करें तो जिनका बेस जो होता है वो मिनरल होता है, जैसे आयरन एंड स्टील, उसमें उसके अलावा सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे के सारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज को उनके रोल के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनका काम होता है अदर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। जैसे मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कार के एलॉय व्हील बनाने का काम करती है, अब इसमें लगेगा स्टील, तो कोई स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री जो होगी वो इसको प्रोवाइड करेगी स्टील। ठीक है, तो इनको की इंडस्ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट कंजम्पशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस। ठीक है, और इन्हें हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ये डायरेक्टली बी टू सी होते हैं। बी टू सी का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, है ना। अब कुछ इंडस्ट्रीज को उनके बल्कीनेस के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है हैवी इंडस्ट्रीज, जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होता है, वो हैवी इंडस्ट्रीज होता है। ठीक है, इसमें हैवी रॉ मटेरियल लगता है और प्रोडक्ट जो तैयार होता है वो भी हैवी तैयार होता है। लाइट इंडस्ट्रीज क्या होता है, तो इसमें आपको लाइट रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है और लाइट गुड्स भी प्रोड्यूस होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, अब चलिए कुछ करंट अफेयर्स से जुड़े हुए तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एमएसएमई का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार के बजटरी प्रोविजन में इसको ऐड किया गया है। ऐड क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। देखो, जब एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनका क्लासिफिकेशन जो था वो कुछ और था, अब ये नया वाला है। मैंने यहाँ पुराना क्लासिफिकेशन क्या था उसकी चर्चा नहीं की है क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस नया वाला याद रख लेना, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू है। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो चलिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज किसको कहेंगे, तो जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 2.5 करोड़ से कम ही होना चाहिए और इसका एनुअल टर्नओवर जो होना चाहिए वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्री किसको कहेंगे, तो इसमें 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिनिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, ठीक है, और 100 करोड़ का एनुअल टर्नओवर मैक्सिमम होना चाहिए, उसी को हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज कहेंगे। और मीडियम इंडस्ट्रीज की बात करें तो 125 करोड़ का कैप है इन्वेस्टमेंट का और 500 करोड़ का एनुअल टर्नओवर का कैप है। इसको आपको एक बार दिमाग में रख लेना है और एग्जामिनेशन से पहले 1 या 2 बार रिवाइज कर लोगे तो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। अब ओनरशिप के बेसिस पे भी सेक्टर वाइज इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। देखो, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो होते हैं ना वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल भेल, जो कि 1956 में अस्तित्व में आया। कभी कभी आपको ईयर भी पूछ देते हैं। सेल जो है वो 1973 में अस्तित्व में आया, ठीक है। और उसका प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टिस्को, ठीक है, टाटा का ही ये है, जो कि 1907 में जमशेदपुर, साक्षी जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोली गई थी। और इस पे एसएससी ने बहुत तो बार सवाल बना रखा है। इसके अलावा बजाज ऑटो, डाबर इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों प्राइवेट एंटिटी के पास होता है। जॉइंट सेक्टर, जिसमें पार्टनरशिप देखने को मिलेगा आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज का, और इसका एपिक एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड। और ये आपके सीएचएसएल
2024 के डिफरेंट शिफ्ट्स में कम से कम 4 बार ये सवाल पूछा गया है। और यही कारण है मैं आपको कोई और बुक नहीं रिकमेंड करता हूं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिफ्टेड है। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में जो भी वर्कर्स होते हैं वही शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो होते हैं ये ओनर्स भी होते हैं और वर्कर्स भी होते हैं, और यही कारण है जो ये प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, क्वायर इंडस्ट्री जो केरला में बेस्ड है। क्वायर का मतलब क्या हुआ, कोकोनट जो होता है ना, कोकोनट, उसके शेल से क्वायर निकालते हैं और इससे मैट्रेस वगैरह बनाते हैं या फिर और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको हम लोग क्वायर इंडस्ट्री कहते हैं। ये सारे के सारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं जो कि लोगों की कोऑपरेशन पे बेस्ड हैं। अक्सर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे अमूल, मदर डेयरी, नंदिनी, ये गुजरात, ये कर्नाटका में है, ये सारे के सारे जो हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर कहलाते हैं। सुधा बिहार में है। और इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए एफपीओज बनाए जाते हैं। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किसी और कंपनी को माल नहीं बेचते हैं, ये अपने आप एक कंपनी बना लेते हैं और इस जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको प्रोसेस करके अच्छे से मार्केट में लेबल करके बेचते हैं एज एन एफपीओ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल हनी बी, है ना, कोई भी फार्मर जो होते हैं वो हनी बी का उत्पादन करते हैं हॉर्टिकल्चर में, और इसके अलावा एक एफपीओ बना के इसकी मार्केटिंग भी करते हैं। चलिए अब एक एक करके जो भी क्लासिफिकेशन हमने समझा है उसको डिटेल में समझते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसा कि हम लोगों ने देखा, प्लांट बेस्ड इसका रॉ मटेरियल होता है ना। उसके अलावा इसमें जो एग्रो बेस्ड में सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इन इंडिया है। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आफ्टर एग्रीकल्चर। और इसका कंट्रीब्यूशन समझो, ये टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में 20% कंट्रीब्यूट करता है, और 1/3 ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आती है। एग्जांपल, कॉटन टेक्सटाइल्स, वुलन टेक्सटाइल्स, सिल्क टेक्सटाइल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, जूट टेक्सटाइल्स। तो आपने ये देखा जो सिंथेटिक, ठीक है, और जूट जो है ये सारे के सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे ही बेस्ड हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा, जो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स जो कि पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा निकलता है उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये सारे के सारे चले आते हैं। अब कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो देखो, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है मेजर कॉटन टेक्सटाइल हब को। ठीक है, जो है कोयम्बटूर, कहाँ पे है ये, तो तमिलनाडु में है। और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक समय में लीडिंग टेक्सटाइल सेंटर था। कानपुर की बात करें तो इसको मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स देख लेते हैं। पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो कोलकाता में खोला गया 1818 में, फोर्ट ग्लास्टोर में। ठीक है, और लार्ज स्केल कॉटन प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ, तो मुंबई में 1854 में स्टार्ट हुआ। और सबसे ज्यादा सवाल आपको इसी से पूछा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है, चलिए जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी चीज आप देख रहे हो वो सीधे के सीधे एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, और इससे बहुत सवाल आते हैं जो आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखोगे। देखो, जूट इंडस्ट्री में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ खुद का भी बहुत बड़ा वो कंज्यूमर भी है। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। ठीक है, और जूट प्रोडक्शन जो होता है इसका मेजर हब जो है वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, कहाँ पे, तो हुगली रिवर के किनारे ज्यादा से ज्यादा मिल्स हैं। और जब 1855 में पहला मिल लगा रिसरा में, कोलकाता में, ये आपको याद कर लेना है डेट। ठीक है, पहला जूट मिल रिसरा कोलकाता में लगाया गया। अब ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपको कभी कभी क्या होता है ना, जो सब्जेक्टिव वे में सवाल पूछते हैं जो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो हुआ क्या था, जो 1947 का जब पार्टीशन हुआ था, तो जो भी जूट मिल्स जो थे जो कि हुगली रिवर के किनारे बसे हुए थे वो तो हमारे इंडिया में रह गए, लेकिन 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो थे वो बांग्लादेश का पार्ट बन गए, जो कि उस समय में ईस्ट पाकिस्तान कहलाते थे। ठीक है, और इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी होगी। शुगर इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा शुगर अगर ग्लोबली देखा जाए तो ब्राजील प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर हम उसमें गुड़ और खंडसेरी जोड़ देते हैं तो फिर हम लोग ग्लोबली फर्स्ट कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल्स की बात करें
तो शुगर केन जो है वो थोड़ा सा बल्की होता है और ये ट्रांसपोर्ट के दौरान अपना कंटेंट, सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो लूज करता है। यही कारण है जो जो भी शुगर मिल्स हैं और उनके आसपास ही खेती की जाती है ताकि उसका सुक्रोज कंटेंट बना रहे। ठीक है। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड बिहार। पहला शुगर मिल जो है वो 1904 में, ये डेट कभी कभी वैरी भी होता है, कहीं कहीं 1903 मेंशन्ड है। ठीक है। ये एक जगह है बिहार में, मरुआरा, कहाँ पे, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार में, वहां पे खोला गया था। ठीक है। अब जब हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करेंगे उससे पहले शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में एक और चीज समझ लो। जो शुगर इंडस्ट्रीज जो है ना वो आपको नॉर्थ टू साउथ शिफ्ट हो रहा है। कारण क्या है, तो देखो साउथ में आपको यील्ड बढ़ रहा है शुगर का, और इसके अलावा जो भी शुगर केन्स निकल के आते हैं, ठीक है, उनमें सुक्रोज कंटेंट जो होता है, सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है, जो चर्निंग होती है ना, चर्निंग मतलब जो गन्ने को डाल के चर्न करके जो लिक्विड निकालते हैं जिससे शुगर बनता है, तो इसमें चर्निंग में सबसे ज्यादा सुक्रोज कंटेंट आपको साउथ में देखने को मिलता है। यही कारण है जो शुगर इंडस्ट्री जो है वो नॉर्थ टू साउथ शिफ्ट हो रही है, और ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। चलिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक, पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे के सारे जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इससे सवाल आते ही आते हैं। और ये जो चीज आप देख रहे हो ये आपको सीधा का सीधा रट्टा मार लेना है। ठीक है। पहला आयरन एंड स्टील वर्क्स जो है, बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क है, ये 1870 में वेस्ट बंगाल में कुल्टी एक जगह है वहां पे ये स्थापित हुआ। ये पहला मॉडर्न आयरन एंड स्टील वर्क्स इन इंडिया है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है। अब दूसरा जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टिस्को, और ये जो है ये पहला प्राइवेट सेक्टर आयरन एंड स्टील प्लांट है। ये आपको सीजीएल 2024 में सवालों के रूप में आपको देखने को मिला। ठीक है। ये 1907 में जमशेदपुर झारखंड वहां पे स्थापित किया गया था। ठीक है। 1919 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको का फाउंडेशन हुआ। कहां पे, तो बर्नपुर वेस्ट बंगाल एक जगह है, हीरापुर बर्नपुर वेस्ट बंगाल। ठीक है। ये चीजें भी याद रख लेना, इस पे भी सीजीएल में सवाल बन चुका है, वो हम लोग आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद 1923 में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स कहां पे है, तो ये भद्रावती कर्नाटका में लोकेटेड है, और ये पहला पब्लिक सेक्टर आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया है। इसके अलावा एक और चीज आप याद रख लेना, 1961 में राउरकेला स्टील प्लांट जो है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे तो वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट था, और ये भी एसएससी में सवाल पूछा जा चुका है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब चलिए कुछ गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स को देख लेते हैं। देखो जब आजादी हमें मिली थी, कब मिली थी, 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, और 1950 में हम लोग रिपब्लिक हुए थे, है ना। तो उसी समय से हमारा जो प्राइम मूविंग फोर्स था, कहने का मतलब हमारा इकोनॉमी किस तरीके से मूव करेगा, तो शुरुआत में हम लोगों ने सोचा जो हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाएंगे, और हमारा जो प्राइम मूविंग फोर्स होगा वो इंडस्ट्रीज होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी। और यही कारण है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान आपको अच्छी खासी इंडस्ट्रीज देखने को मिली, सेकंड 5 ईयर प्लान में भी अच्छी खासी इंडस्ट्रीज देखने को मिली। हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान से एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट किए और ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है। तो चलिए देखिए 1959 में दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश के द्वारा के हेल्प से ये बनाया गया था वेस्ट बंगाल में। उसके बाद 1955 1959, ठीक है, 1955 में सेटअप होता है और 1959 से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, किसका, भिलाई स्टील प्लांट का, सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था, हेल्प से बनाया गया था। कहां पे, तो ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। 1961 में राउरकेला स्टील प्लांट बनाया गया था, जो कि पहला पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था। ठीक है। जर्मनी की हेल्प से ये बनाया गया था, उड़ीसा में है ये। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया था, सोवियत यूनियन की हेल्प से, झारखंड में है ये। ठीक है। अब ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। अब इसको याद कैसे करेंगे तो हम आगे आपको मैं याद कराता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो रेशियो क्या होता है रॉ मटेरियल का स्टील मेकिंग में। तो आयरन ओर 4 पार्ट लगता है, कोकिंग कोल 2 पार्ट लगता है, लाइम स्टोन 1 पार्ट लगता है, और मैंगनीज जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है स्टील को हार्डन करने के लिए। अब ये सारी की सारी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में
बेस्ड ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और यही कारण है जो जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही के आसपास ही बिल्ट होती है, ठीक है। वो हम लोग आगे मैप में भी देखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को समझ लेते हैं। देखो ये जो एरिया है ना, ये है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट, बर्नपुर, उसका दुर्गापुर, जमशेदपुर यानी कि टिस्को, राउरकेला, ठीक है, ये सारे के सारे छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही बेस्ड हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भिलाई, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में, मुंबई में आपको टाटा स्टील का कॉर्पोरेट ऑफिस है, टिस्को नहीं है, ठीक है। टिस्को है आपको जमशेदपुर में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और इसके अलावा सेल जो है उसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, विशाखापट्टनम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहाँ पे है, तो आपको आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, विशाखापट्टनम में है। चलिए अब ये जो मैंने चीजें बताई थी, जो आपको कौन से ईयर में कौन सा स्टील प्लांट किसके हेल्प से बना उसको समझ लेते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आपको बस इमेजिन करना है, जो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो दुर्गा माँ की के मॉडल को पेंट कर रही हैं जो कि स्टील की बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर जो है उनको किसी ने स्टील का केला खाने के लिए दे दिया, ठीक है। और उसको देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन जो कि बेसिकली शिकार करके आ रहे हैं। गए थे इस बोका, बोका क्या होता है, तो मेल गोट का शिकार करने के लिए, लेकिन उसी की सवारी करते हुए वो चले आए, ठीक है। तो और ये गए थे किस चीज को लेके, तो स्टील प्लांट से बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा सा भाला बना के गए थे। तो आपको यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ ये आपको इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और दुर्गापुर आपको माँ दुर्गा से आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बोका, बोका से आपको बोकारो याद रख लेना है, और बोकारो यानी कि झारखंड में है ये। और ये पुटिन से आपको यूएसएसआर याद रख लेना है, ठीक है, सोवियत रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद भाला से आपको भिलाई याद रख लेना है, और पुटिन से यूएसएसआर। और हिटलर से आपको जर्मनी याद रख लेना है, और केला से राउर केला याद रख लेना है। बस इतना अगर आपने याद कर लिया, याद क्या कर लिया, एक या दो बार देख लोगे बस याद हो जाएंगे, बस आपका काम हो जाएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट पुटिन यानी कि यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी, है ना, हिटलर से समझ गए हम लोग। और बोकारो स्टील प्लांट, तो ये बोका जिसकी सवारी पुटिन कर रहे हैं, सोवियत यूनियन, ठीक है। चलिए ये इमेज मैंने बड़े में लगा रखा है ताकि आप एक या दो बार देख लो इसको एग्जामिनेशन से पहले। अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो ये आयरन के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, हीट का कंडक्शन इसका अच्छे से होता है। यही कारण है जो कॉपर को सब्स्टिट्यूट करता चला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है ना। अब एल्यूमिनियम में कुछ और भी मिला देते हैं मेटल्स, इसके कारण उसमें स्ट्रेंथ भी आ जाती है, ठीक है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तन वगैरह बनाने में, वायर्स बनाने में, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। और ये धीरे धीरे आपको स्टील, कॉपर, जिंक, लेड इन सभी का सब्स्टिट्यूट बनता हुआ जा रहा है, ऑल ड्यू टू चीप होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ इसका रिसोर्स अच्छा खासा है। कहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो देख लो जहाँ पे आयरन इंडस्ट्रीज हैं वहीं पे आपको एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेगी। एक बार इस मैप को जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए अब बॉक्साइट क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का ओर होता है। अब बल्कि रेडिश कलर्ड रॉक, ये एनसीईआरटी से मैंने टेक्स्ट लिया है और इस पे सीजीएल में सवाल भी आ चुके हैं, ठीक है। अब बल्कि रेडिश कलर्ड रॉक प्राइमरी रॉ, इसका रॉ मटेरियल होता है, और इसमें आपको लार्ज स्केल माइनिंग का रिक्वायरमेंट होता है और रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग से पहले, ताकि इसके बल्कीनेस को रिड्यूस किया जा सके। और इंडिया का रैंक क्या है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। चाइना जो है वो नंबर 1 है। उसके अलावा आपको नालको जो इंडिया में है वो सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है इंडिया में, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी इसको कहते हैं। और आपको बॉक्साइट रिजर्व्स कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो ये आपको उड़ीसा में सबसे बड़ा रिजर्व है। उसके अलावा झारखंड, गुजरात, ठीक है, गुजरात, उसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी देखने को मिलता है। पहला एल्यूमिनियम फैक्ट्री जो है, रिफाइनरी जो है, वो मूरी वर्क्स था 1948 में इंडाल के द्वारा ये झारखंड में लगाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद एल्यूपुरम वर्क्स जो है बेसिकली स्मेल्टर था जो कि अलवाई केरला में है। और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो है वो क्या कि इंडल को एक्वायर कर लेती है और मूरी वर्क्स
को भी एक्वायर कर लेती है। बस आपको इतना याद रख लेना है। और यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम रिफाइनरीज हैं, जैसे मूरी झारखंड में, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेलगाम कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। उसके बाद दमन जोड़ी, लालगंज, उत्कल और अनरख, ये आपको याद कर लेना है। जो यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की रिफाइनमेंट होती है। केमिकल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। एक ही चीज आपको याद रखना है, और इस पे एसएससी ने 2 बार सवाल बना चुका है वो, ठीक है क्या। तो देखो, केमिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ जो है वो हमेशा पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और रिफाइनरीज के आसपास ही होगी, क्योंकि यही रॉ मटेरियल्स उसको प्रोवाइड करता है, पहला चीज ये, ठीक है। और केमिकल इंडस्ट्री एक प्रकार की इंडस्ट्रीज है, वो जो भी आपको केमिकल प्रोड्यूस करती है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्री में ही होता है। तो यानी कि केमिकल इंडस्ट्री अपने ही प्रोडक्ट की सबसे बड़ी कंज्यूमर है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। जैसे आपने कोई केमिकल बनाया, ठीक है, जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया H2SO4, है ना। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड का आप डिफरेंट केमिकल्स बनाने में भी इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जगह जगह उसमें आपको केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे। तो ये जो भी आपने बनाया है वो आपको केमिकल इंडस्ट्री में ही कंज्यूम हो जाएगा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। चाइना के बाद हमारा रैंक आता है, ठीक है, सबसे बड़ा है चाइना, उसके बाद हम ही लोग सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और अब इसमें भी कैटेगरीज हैं, आपको पता होगा एनपीके, ठीक है, एनपीके यानी कि फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा बेस जो होता है एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस और के फॉर पोटासियम, ठीक है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो हैं इसमें हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उसमें थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ग्लोबली। और पोटाश फर्टिलाइजर्स जो हैं ये पूरा का पूरा इंपोर्ट होता है, हमारे यहाँ कोई रिजर्व ही नहीं है इसका, ठीक है। पहला पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो सिंदरी झारखंड में लगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो जो भी आप डेट याद करोगे ना, जैसे मान लो आपने ये याद रखा जो 1959 में दुर्गापुर स्टील प्लांट लगा, तो ये भी आपको याद रख लेना ये कौन से प्लान के तहत बना होगा, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना, तो इस तरीके से आप जोड़ के पढ़ लेना। और एशिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो सिंदरी में ही है, ठीक है। चलिए सीमेंट प्लांट की बात कर लेते हैं। पहला सीमेंट प्लांट चेन्नई 1904 में लगाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। दोस्तों ये इंडस्ट्रीज तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा रिसोर्सेज इन इंडिया करके मैंने एक लेक्चर डाला है, वो भी आपको देख लेना है। उसमें मैंने पेट्रोकेमिकल्स वगैरह, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज वगैरह वो सारे के सारे अच्छे से बताए हैं, वो आपको जरूर देख लेना है। उसमें पावर प्रोजेक्ट्स वो सारी के सारी मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। इसके अलावा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, वो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 1 या 2 बार लेक्चर देख लोगे आपका काम हो जाएगा। चलिए ऑटोमोबाइल्स की बात कर लेते हैं। इंडियाज रैंक इन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन 4th लार्जेस्ट ग्लोबली आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जापान, ठीक है। और हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल हब कहाँ पे है, तो पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। जहाँ पे आपको टाटा, बजाज, मर्सिडीज बेंज और वॉल्क्सवैगन ये सारी की सारी फैक्ट्रीज जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। हमारे यहाँ पहली इंडियन कार मैन्युफैक्चरर कौन थी, तो अक्सर लोग मारुति से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान मोटर्स, ठीक है, जो कि एम्बेसडर कार बनाती थी, अब वो बंद हो गई, 1942 में इसको बनाया गया। फर्स्ट मॉडर्न कार फैक्ट्री की बात करें तो मारुति उद्योग 1981 में लगाया गया था, ठीक है, जो कि पहली गाड़ी मारुति 800 बनाती है। डिट्रॉइट ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो चेन्नई को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बूम पे थी, ठीक है, इसीलिए इसको डिट्रॉइट कहते थे, ठीक है। डिट्रॉइट कहाँ पे है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर बेस्ड है ज्यादातर। आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर को कहते हैं। सिलिकॉन वैली आपको यूएस में एक जगह है, सैन फ्रांसिस्को, इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। उसी की तर्ज पे बेंगलोर में आईटी इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं और इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए अब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया को समझ लेते हैं। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से वो भी सवाल आ जाते हैं, जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है बोल्ड में वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बस आप ऊपर ऊपर भी पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आता है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आता है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 1947 में हमें आजादी मिली, और आप देखो जब तक हम लोग गणतंत्र हुए उससे पहले ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आ जाती है 1948 में,
ठीक है। और ये इसका काम क्या था, तो देखो हमारे इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के आधार पे ही घोषित किया गया था, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों काम करते हुए आपको दिखेंगे। और आईपीआर यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 जो था, वो स्मॉल स्केल और कॉटन स्टेज कॉटन नहीं कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती है। और शुरुआत में हमारा जो इकोनॉमी जो था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच रखता था, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ये धीरे धीरे हम लोगों ने खोला है, वो आगे समझेंगे। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में आती है, और जो भी 1948 वाले रेजोल्यूशन में जो खामियां थी, उसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में सुधारा गया। अब इसमें इंडस्ट्रीज को तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर ओनली, जैसे डिफेंस हैवी इंडस्ट्रीज, इसमें सरकार ये नहीं चाहती थी जो कोई प्राइवेट प्लेयर आए। फिर शेड्यूल बी, इसमें मिक्स सेक्टर था और इसमें स्टेट का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट रोल था। शेड्यूल सी प्राइवेट सेक्टर विद लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ क्लियरर प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1977 की, आईपीआर 1977 की। ये आईपीआर नहीं था, ये बेसिकली स्टेटमेंट था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस होना शुरू हो गया था, ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो हम लोग आगे भी देखेंगे। पहले क्या था, जो जो भी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उन पे बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन करती थी, उस पे कंट्रोल करती थी। अब धीरे धीरे इसको डिसेंट्रलाइज करते चले गए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देते चले गए। इसके अलावा टाइनी यूनिट्स का इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिला, जिसमें लोअर इन्वेस्टमेंट लिमिट्स था और इन्हें वाइडर इंसेंटिव्स मिला जाता था। अब यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स टाइनी यूनिट्स हो गए। अब इनको आपको बड़ी बड़ी कंपनी से बचाना था, इसीलिए एमएनसी जो होते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए ताकि डोमेस्टिक फर्म्स जो हैं उसे बचा के रखा जा सके। दोस्तों एमएनसी क्या होते हैं, तो फिर एक ऐसी कंपनी जिसका आपको ब्रांच और भी कंट्रीज में हो, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। फिर आईपीएस यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 आता है। इसमें कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लिबरलाइज करने की प्रथा इसी समय से शुरू हो जाती है, 1980 से ही, ठीक है। और जो भी लाल फीताशाही थी यानी कि ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स जो थे, उसको धीरे धीरे कम करने की पहल शुरू हो गई थी। इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस में इस तरीके के रिफॉर्म्स लाए गए जो कि आपको ग्रोथ इन्वायरमेंट को बनाए रखे। दोस्तों हमारी इकोनॉमी जो थी वो एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी कि बंद इकोनॉमी थी। बाहर के लोग इन्वेस्ट कर सकते कम थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शन था। इसको हम लोगों ने पूरी तरह अच्छे तरीके से खोल दिया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में लाके, जो कि बेसिकली वाटरशेड मोमेंट था। और इसमें आपको बहुत बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिले। सबसे बड़ा रिफॉर्म्स था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने अपने पॉलिसीज को लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा दिया, और हमने अपने इकोनॉमी को बाहरी देशों के लिए भी खोल दिया, ठीक है। इसके अलावा 1956 में जो लाइसेंस परमिट राज इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसा कि आपने देखा, जो यहाँ पे हम लोगों ने कंपनी को एक तरीके से कैटेगरी में बांट रखा था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। अब शेड्यूल ए में क्या था, जो डिफेंस और हेवी इंडस्ट्रीज था, इससे हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर था। शेड्यूल बी जो था वो मिक्स सेक्टर था। अब जैसे मान लो आप गन बनाते हो, ये आपको शेड्यूल ए में है, डिफेंस का पार्ट है मान लो, ठीक है। लेकिन अब इस गन को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स लगेंगे, उसको अगर मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं वो जो आप बना रहे हो, जैसे मान लो कोई पेंच लग रहा है गन में, ठीक है, तो वो आपका शेड्यूल बी मिक्स सेक्टर में काउंट होगा। अब इस पेंच को बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप गन के लिए बना रहे हो, है ना। तो ये लाइसेंस परमिट राज जो है, जो 1956 में यूज हुआ था, उसको हम लोगों ने पूरी तरह खत्म कर दिया। लाइसेंस परमिट राज जो कीवर्ड है वो सी राज गोपालाचारी, ये भी नाम आप याद रख लेना। सी राज गोपालाचारी जो है, उन्होंने ही ये टर्म इंट्रोड्यूस कराया था, लाइसेंस परमिट राज, ठीक है, जो कि 1991 में समझो पूरी तरह खत्म हो गया। उसके बाद एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, जैसे मान लो मैं एक व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूं जो मैं एक इंडस्ट्री लगाऊं इंडिया में, ठीक है, और यहाँ पे लगाने के लिए मैं चाहता हूं जो कोई विदेशी कंपनी है वो मेरी हेल्प करे। तो एक पार्टनरशिप में आएंगे, जैसे मान लो कोई विदेशी कंपनी होगी, उसका 30% शेयर होगा, और
70% जो होगा वो हमारे कोई किसी इंडियन व्यक्ति का शेयर होगा। तो ये एक तरीके का पार्टनरशिप है। और ये जो इन्वेस्टमेंट आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, ये इसको हम लोग कहेंगे एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल क्रिएट करने में, कोई एसेट क्रिएट करने में ये पैसा लगाया जा रहा है। और इस तरीके से हमने अपनी एफडीआई लिमिट्स जो है उसको बढ़ा दी। इसमें भी आपको लिबरलाइजेशन देखने को मिला। तो जो भी फॉरेन सेक्टर्स जो हैं वो अच्छे से आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी कभी न्यूज में सुना होगा, जो हमने अपने एफडीआई नॉर्म्स जो हैं वो थोड़े से लिबरलाइज कर दिए गए हैं। यानी कि कोई इंश्योरेंस सेक्टर है, अब इंश्योरेंस सेक्टर पूरी की तरह पैसे लगा सकता है इंडिया में, ठीक है, अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकता है। ये सारे के सारे एफडीआई लिमिट्स को इंक्रीज करना ही हुआ, ठीक है। यहाँ तो एक तरीके का एसेट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है, एक पर्टिकुलर डोमेन में पैसा लगाया जा रहा है। जैसे कोई इंश्योरेंस सेक्टर है, तो कोई ऐसी कंपनी है जैसे फॉर एग्जांपल बिरला सन लाइफ। अब सन लाइफ जो है वो बाहर की कंपनी है, बिरला जो है इंडियन कंपनी है, तो दोनों के पार्टनरशिप में यहाँ पे पैसा लगा है, ठीक है। तो सन लाइफ जो पैसा लगा रही है वो एफडीआई के तहत लगा रही है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं एफआईआई। ये क्या होता है? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये क्या होते हैं? तो ये बेसिकली एक जगह पैसा तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन इनका प्राइम मोटिव जो होता है वो पैसा बनाना ही होता है, ठीक है। यही कारण है जो ये एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक पैसा नहीं लगाते हैं। कभी इंश्योरेंस पे लगा दिया, कहीं कुछ और पे लगा दिया। तो बेसिकली ये स्टॉक्स पे पैसा लगाते हैं और तुरंत खींच भी लेते हैं। तो बेसिकली इनका जो फोकस होता है वो पैसा बनाने का ही होता है, कोई एसेट क्रिएशन करने का नहीं होता है, ठीक है। और यही कारण है ये बहुत ही वोलाटाइल होता है। जैसे मान लो आप बहुत अमीर आदमी हो, आप वॉरेन बफेट हो, ठीक है। आपने इंडिया के किसी फर्म पे पैसा लगा दिया, ठीक है, स्टॉक में आपने पैसा लगा दिया, और फिर आपकी मर्जी है वो आप कभी भी खींच लोगे। आप कोई इंडस्ट्री नहीं लगाने जा रहे हो, आप कभी भी खींच लोगे। तो आप बेसिकली एफआईआई हो, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। चलिए पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने 1956 में देखा था जो किस तरीके से हमने अपने इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज कर रखा था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी में, है ना। और यहाँ पे आपको शेड्यूल ए जो है वो कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर को हमने दे रखा था। अब जितना बड़ा हमारे पास काम होगा उतने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स खोले जाएंगे। और ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होंगे वो धीरे 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 लॉस मेकिंग भी होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी हमेशा अपना रूप बदलती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एच ये पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट हुआ करती थी। काम क्या करती थी? घड़ी बनाती थी, है ना। अब बताओ इसका पीएसयू होने का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो नहीं, इसको हटा देना है, खत्म करना है। तो इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट लाया गया, ठीक है। इससे क्या होगा? तो देखो, जो भी चीजें हमें जिस पे फोकस करना है उस पे हम लोग काम करेंगे। और जिस चीजों को दूसरों को दे देना चाहिए, जैसे मान लो एचएमटी से अच्छा आपको घड़ी कोई टाटा बना रही है तो टाटा बनाए, क्या दिक्कत है? मैक्सिमा बनाए, क्या दिक्कत है? पब्लिक सेक्टर क्यों होगी वो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपनी एफिशिएंसी को सुधारने के लिए और रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट हम लोगों ने शुरू कर दिया। समझो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। अब वैसे ही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि देश के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें गवर्नमेंट का रोल अहम है, उसको ही हमने रखा है, बाकी को धीरे धीरे डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। अब ये कुछ एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। इसको आपको याद कर लेना है। जो ये सारे के सारे आइडेंटिफाई आपको कर लेना है, जो अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए, जो इसमें से कौन सा कोर इंडस्ट्री है, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सको। अब कोर इंडस्ट्री क्या होती है, तो इसको समझने के लिए आपको ये स्लाइड देखना जरूरी है। देखो, कोर इंडस्ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो 1977 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये जो इंडस्ट्रीज जो होते हैं ना, वो कलेक्टिवली आपको 40% से भी ज्यादा वेटेज इनका होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है। तो यानी कि पूरी की पूरी जीडीपी जो होती है उसमें से आपको जो भी इंडस्ट्रियल पार्ट होता है उसमें से 40% तो आपको यही देख लेते हैं। इसके अलावा ये दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कोल प्रोडक्शन होगा तो थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, है ना। स्टील प्रोडक्शन होगा तो स्टील से बनी वस्तुएं जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे के सारे जहां पे स्टील का इस्तेमाल होता है वो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए इसको कोर सेक्टर कहा गया है। इसको याद कैसे करोगे? तो ट्रिपल सी फर्न्स, ट्रिपल सी फ्रेंड्स, यानी कि कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट। उसके बाद एफ से फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और स्टील, ठीक है। ट्रिपल सी फ्रेंड्स, ये आपको याद रख लेना है। कभी कभी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वेटेज के आधार पर भी सवाल पूछ देते हैं। तो सबसे बड़ा वेटेज जो है वो पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्शन के लिए है, 28%। ये आपको पता होना चाहिए। बस अगर ये भी अगर आपको पता है सबसे बड़ा वेटेज रिफाइनरी, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन का है, तो आपका काम हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं नवरत्न स्कीम की। देखो नवरत्न स्कीम क्या है ना, जो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उसके लिए नवरत्न स्कीम लाया गया 1997 में। कुछ क्राइटेरियाज हैं जो यहाँ पे मेंशन है, इसको आप आराम से पढ़ लेना। वो क्या है ना, बेसिकली आपको कोई भी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर यूनिट का कितना वेटेज है उसको समझने के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो नवरत्न स्कीम के तहत बनाया गया। ठीक है, अब इसमें आपको महारत्न कंपनीज भी होती हैं, जो कि 2010 में ये कैटेगराइजेशन आया महारत्न स्कीम का। ठीक है, उसके बाद कुछ जो नवरत्न कंपनीज हैं यहाँ पे आपको मेंशन है, और उसके बाद मिनी रत्न कंपनीज भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो भी इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसका उसी के बेसिस पे कैटेगराइजेशन है, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी। अब यहाँ जो चीजें आप देख रहे हो इसको आप एक बार पढ़ लेना। इस बेसिस पे नवरत्न कंपनी बनाई गई। टोटल अभी तक आपको 14 महारत्न कंपनीज हैं। लेटेस्ट एडिशन है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आप याद कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा ये सारे के सारे नवरत्न कंपनीज हैं। अब समय समय पे करंट अफेयर्स में आपको कौन सी कंपनी ऐड होती है वो सवालों के रूप में आपको देखने को भी मिलेगा, तो आपको इसमें करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना है। यही कारण है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो HAL जो है वो लेटेस्ट महारत्न कंपनी है। ठीक है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे भी सवाल पूछ देंगे जो इसमें से कौन सा महारत्न कंपनी है, कौन सा नवरत्न कंपनी है। सबसे ज्यादा सवाल महारत्न से ही आता है, तो ये 14 इंडस्ट्रीज जो है ये आपको पता होना ही चाहिए। चलिए अब एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज अप्लाइज टू द प्रोडक्ट कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, टी, शुगर, कॉफी, एडिबल ऑयल। दोस्तों इसका सही आंसर है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब ये सवाल आपके CHSL में आया था, और ये सवाल जो है आपको डायरेक्टली NCERT से लिफ्टेड है। यही कारण है मैंने आपको शुरुआत में ये सारी क्लासिफिकेशन बताई थी, जिसमें एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, की इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज का जिक्र किया था, और यही चीज आपको सवालों के रूप में यहां देखने को मिल रहा है, की इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं जब भी आपको SSC के लिए पढ़ना हो, सबसे बेस्ट सोर्स जो है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, और इसको आप NCERT से बैकअप कर लो, बस आपका काम हो जाएगा, कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हुआ था। इसके पीछे दो नीतियां काम करती थी। एक तो ब्रिटेन ने पावर लूम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, इससे प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होने लगा, और इसके अलावा ब्रिटेन ने इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उन पे हेविली टैक्स लगा दिया था। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, कॉटन क्लोथ्स मेड इन इंग्लैंड had driven Indian clothes out of market of Europe and America in the beginning of the 20th century। दोस्तों इसका ठीक उलट हुआ था। जो भी कॉटन क्लोथ्स इंग्लैंड नहीं इंडिया में बने थे, वो यूरोप और अमेरिका से बने हुए जो टेक्सटाइल होते हैं उससे सुपीरियर होते थे, और इस तरीके से यूरोप और अमेरिका के मार्केट को हैम्पर कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है, तो यही आंसर होगा। अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, द साले एंड द देवांग कम्युनिटीज ऑफ साउथ इंडिया वर फेमस फॉर वीविंग। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी आपका डायरेक्टली NCERT से लिफ्टेड है। ठीक है, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1854। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट आपको हमेशा के लिए याद ही कर लेना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। CGL का सवाल है, 2024 में पूछा गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये 1907 में बना था। ठीक है, और ये पहला प्राइवेटली ओन्ड स्टील कंपनी था। ठीक है, फिर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स ये 1923 में आया था, और इसको ठीक है हीरापुर बर्नपुर वेस्ट बंगाल में ये आपको 1919 में आया था। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स इसके भी बाद आया था। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा।
कोटा एंड कटक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। कानपुर एंड आगरा लेदर के लिए फेमस है, कानपुर है ना। उसका जबलपुर एंड भोपाल, आपको ये भी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। जबलपुर में आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना। और कानपुर और आगरा हो गया। अलवर और भिवानी, देखो भिवानी अभी धीरे धीरे जाके इंडस्ट्रियली डेवलप हो रहा है। अलवर का मिल्क केक बड़ा फेमस है। तो यहाँ पे नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, तो इसका आपका सही आंसर होगा अलवर एंड भिवानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, आपको यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बताना है, ठीक है। देखो रिलायंस प्राइवेटली ओन्ड है, टाटा टाटा वालों का है ना, अडानी अडानी वालों का है, और भेल जो है ये आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। ये 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये भी आप याद कर लेना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा छोटा नागपुर जो रीजन है वो आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। इसके अलावा बॉक्साइट के लिए फेमस है, जो कि बेसिकली एल्यूमिनियम का ओर है ना। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, छोटा नागपुर रीजन। अगला सवाल है, वेयर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। अभी हम लोगों ने देखा मुंबई 1854 है ना। वेयर इज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ लेस वर्क लोकेटेड इन गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर है जामनगर, इसको आप दिमाग में रख लो, ठीक है। बस इतना ही आप जान लो, उसके अलावा ये सवाल आपको रिपीट होने के चांसेस काफी कम है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर इंडस्ट्री। आपको यहाँ पे जो कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम लोगों ने CCFERNS इससे याद रखा था, इसमें आपको बताना है जो कौन सा कोर इंडस्ट्री नहीं है। तो दोस्तों जूट इंडस्ट्री जो है ये कोर इंडस्ट्री नहीं है। बाकी के जो फर्टिलाइजर्स, क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये सारे के सारे कोर इंडस्ट्रीज के पार्ट हैं। Which group of states was concentrated in the cotton production in the early years to develop the textile industry? देखो जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो पहला टेक्सटाइल मिल जो है वो मुंबई में लगा था, है ना। और आपका महाराष्ट्र और गुजरात का जो बेल्ट है वो धीरे धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक तरीके का क्लस्टर के रूप में डेवलप होता चला गया। Where was the first cement plant located in India in the year 1904? राइट आंसर इज चेन्नई। इसको आपको एक स्टेटमेंट है, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। अगला सवाल है, which group of oil fields among the following is located in Assam? दोस्तों आपको ऑयल फील्ड से इस बार CHSL में अच्छा खासा सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आसाम से रिलेटेड पूछा जा रहा है। ओल्डेस्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, डिगबोई एंड नाहरकटिया, ये जो दोनों हैं वो आसाम में है। अंकलेश्वर और कलोल जो है ये आपको गुजरात में है। मेहसाना जो है ये भी गुजरात में है, और कोसंब एंड लुनेज ये भी गुजरात में है और गल्फ ऑफ खंबात के पास है। अब इसको समझने के लिए, ऐसे सवालों को समझने के लिए आपको हमारा रिसोर्सेज इन इंडिया वाला लेक्चर देखना होगा। इससे ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सिलिकॉन वैली कौन सा है इंडिया में? आईटी इंडस्ट्री के प्रोमिनेंस के कारण इसका नाम सिलिकॉन वैली पड़ा। बात हो रही है यहाँ पे बेंगलुरु की, है ना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर इन इंडिया। बात यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की हो रही है, ठीक है। अगला सवाल है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 1941? याद कर लो, विशाखापट्टनम, ठीक है। The Kolar region of Karnataka is famous for which mineral from the following? The right answer is gold. और ये आज से फेमस नहीं है, हमेशा से फेमस रहा है। यहां तक कि आप समझो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लोग जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, वो आयरन से फेमिलियर नहीं थे, लेकिन गोल्ड से जरूर थे। और ये गोल्ड कहां से आता था? तो कर्नाटका से आता था। कहां से? तो कोलर रीजन से ही आता था, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। Which state in India has the highest number of aluminium smelting plants? सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स, आप ऑप्शन से भी टिक लगा सकते हो। उत्तर प्रदेश हो नहीं सकता, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था। जो जितने भी आपको एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं वो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड आपको ओडिशा के साइड में थे, है ना। ओडिशा के साइड में थे, और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ओडिशा। तमिलनाडु नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज इट्स ओन मेजर कंज्यूमर इन इंडिया? दोस्तों डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी, यही कारण है मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं एनसीईआरटी पढ़ा करो,
ठीक है, एनसीईआरटी में क्या पढ़ा करो, तो सेलेक्टिव पढ़ा करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिया करो, उसके हिसाब से पढ़ा करो, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल को का सबसे ज्यादा इस्तेमाल केमिकल बनाने में ही होता है, और यही सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द डिट्रॉइट ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। द राइट आंसर इज चेन्नई। ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। वैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आपको पुणे में भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, है ना, टाटा की का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी वहां पे ही है, ठीक है। लेकिन जब डिट्रॉइट ऑफ इंडिया की बात आएगी तो वो होगा चेन्नई। यही कारण है जो मैंने आपको वन लाइनर्स भी मेंशन कर दिए हैं, कौन सा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, कौन सा मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया है, कौन सा मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया है, किसको डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं, किसको रुर कहते हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। रुर बेसिकली जर्मनी में है, जो कि आयरन एंड स्टील कंपनी के कारण फेमस है। और हमारे इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर छोटा नागपुर रीजन कह लो, ये इसको रूड ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी याद कर लेना आप। कुद्रेमुख माइंस कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। के फॉर कर्नाटका, के फॉर कुद्रेमुख, इसको याद ही कर लेना। यहाँ पे आपको आयरन माइंस सबसे बड़ा देखने को मिलेगा साउथ इंडिया में। In which of the following regions in India are there high grade iron ore deposits? High grade iron ore deposits आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो नॉर्दर्न ओडिशा में आपको हाई ग्रेड आयरन ओर डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। Which is the first integrated steel plant in the public sector in India? The right answer is Rourkela Steel Plant, 1961 में ये बना था। Which is the oldest aluminium refinery plant in India? The right answer is Muri Alumina Plant। कहाँ पे है ये, तो ये झारखंड में है दोस्तों, ठीक है। Which of the following is not an example of a minor industrial region of India? Minor industrial region इसमें कौन सा नहीं है, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अंबाला एंड अमृतसर रीजन, दुर्ग एंड रायपुर रीजन, हुगली रीजन, नॉर्थ मलाबार रीजन। दोस्तों हुगली रीजन जो है ये माइनर इंडस्ट्रियल रीजन तो बिल्कुल नहीं है, ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको जितनी भी जूट मिल्स है ना, वो हुगली रिवर के किनारे ही बसी हुई हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ना। In the beginning of 19th century, cotton mills in India were mostly located in which of the following states? The right answer is Maharashtra, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। With respect to the value addition in the textile industry, knitting is followed by which procedure? पहले knitting होता है, वेव knitting, और उसके बाद होता है dyeing and finishing। ऑप्शन यहाँ पे dyeing and finishing, और ये चीज कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, NCERT, ठीक है। Which of the following is the dark reddish colored stone used as raw material in the aluminium smelting? The right answer is bauxite। ये भी क्वेश्चन directly lifted from NCERT। पैठानी साड़ी वीविंग इंडस्ट्री इज इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। और इसको मैंने बड़े ही अच्छे से ट्रेडिशनल ड्रेस वाली वीडियो में कवर कर रखा है, यानी कि आर्ट एंड कल्चर में कवर कर रखा है, ठीक है। Which is the second most important metallurgical industry in India? The right answer is एल्यूमिनियम। सबसे नंबर 1 पे आता है आयरन, दूसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। पूछा क्या जा रहा है, सेकंड मोस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आपने ये देखा, जो ज्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और यही कारण है जब आप सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी को जरूर एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।